नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस वीडियो से पहले हमारे चैनल में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अमाइनो एसिड, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर और उनका क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड किस तरह से होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अमाइनो एसिड एक के साथ एक लिंक होकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाता है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, इट्स ए स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो हमारे और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल या प्लांट में जो आप अमाइनो एसिड के मतलब कि प्रोटीन को देख सकते हैं, अमाइनो एसिड को देख सकते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन आप देख सकते हो। तो अमाइनो एसिड एक छोटा सब यूनिट है जो कि मिलकर प्रोटीन बनाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है किस तरह से बनता है और इसके कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। सो प्रोटीन जो होता है, इससे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी लिविंग मैटर में आपको प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, now this protein can be protein are produced by decoding the information which is present in the DNA। तो बेसिकली जो डीएनए होता है, पकड़ लीजिए ये डीएनए, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से जो इंफॉर्मेशन ये न्यूक्लियोटाइड में स्टोर होता है, उसे डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए को रीड कर कर राइबोसोम रीड करता है, और रीड करके आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में अरेंज होके इन डिफरेंट फॉर्म प्रोटीन्स, फंक्शनल फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो बेसिकली प्रोटीन किस प्रकार से बनता है ये आपको आइडिया हो गया। ये बनता है इन ए प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा प्रोसेस में आपका प्रोटीन बनता है। ओके, और सबसे पहले जी जे मल्डर ने ये प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था साइंटिफिक कम्युनिटी में। अभी हम देखेंगे कि प्रोटीन क्या चीज से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन हमको दिखने को मिलेगा। नाउ दिस अल्फा कार्बन, अगर आप अच्छे से देखो, दिस इज ए अल्फा अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका साइड चेन है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सब आपके सब अलग-अलग तरह के अलग-अलग तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच हुए हैं ये कार्बन के साथ, इसी की वजह से इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। और चिरल कार्बन भी हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अगर देखो तो प्रोटीन जो फॉर्म होता है, प्रोटीन फॉर्म होने के लिए ये सब एटम का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। अभी आप सोचोगे कि सल्फर और फास्फोरस किधर है? बेसिकली आपके जो साइड ग्रुप्स होते हैं, ये साइड ग्रुप्स आपके साइड ग्रुप्स में आपको बहुत तरह के एटम्स दिखने को मिलेंगे। यहाँ पर सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, या बहुत प्रकार के एटम्स दिखने को मिलेंगे जो कि सहाय करता है प्रोटीन बनाने के लिए। और डिपेंडिंग अपॉन दिस आर एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ आर, हमारे जो नेचर में हम 300 अलग-अलग तरह के अमाइनो एसिड दिखने को हमको मिलेगा। आपका क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में 20 अमाइनो एसिड के बारे में बात किया था, बट ये 20 अमाइनो एसिड बेसिकली उस प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन बनाने में। इसी के लिए इसे हम कहते हैं प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड। मतलब कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आइडेंटिटी है। तो बेसिकली ये फॉर्म होता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 20 अमाइनो एसिड। बट कुछ अमाइनो एसिड प्रोटीन के फॉर्म में नहीं दिखते।
वो सिंपलर अमाइनो एसिड के फॉर्म में दिखते हैं, जो कि बनते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से। तो अगर हम देखें तो 300 अलग-अलग तरह के अमाइनो एसिड है, और भी हो सकते हैं, बट अभी तक रिसर्चर ने इतना ही फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ अगर हम देखें कि अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड कहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट आर ग्रुप दे आर चिरल। चिरल मतलब कि सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। अगर आप देखो हमारा हम अगर यहाँ पर एक अमाइनो एसिड रखें और उसके बीच में एक मिरर रख दें, तो मिरर के वजह से इसके ऑपोजिट में एक क्या होगा, सेम इमेज बनेगा। और ये इमेज को अगर इसके ऊपर आप रख दो सेम टू सेम, तो क्या होगा, ये सी ओ एच ग्रुप आ जाएगा इस डायरेक्शन में, आर ग्रुप आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कार्बन तो यहाँ ही रहेगा, बट NH2 आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और आर के जगह में आ जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दो इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होता, इसी के लिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। और ये दोनों फॉर्म को, लेफ्ट एंड राइट, दोनों फॉर्म ही हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या हमारे नेचर में दिखने को मिलता है, जिसे हम एल फॉर्म एंड डी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, नाउ एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट in left direction, and D form of amino acid can rotate the plane polarized light in the right direction. तो ये है आपका डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू फॉर्म ऑफ आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसे हम आई फॉर्म एंड डी फॉर्म कहते हैं। और हमारे नेचर में जो अमाइनो एसिड पाया जाता है वो आई फॉर्म होता है, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जितना अमाइनो एसिड है वो एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मिलता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन, जहाँ पर कुछ बैक्टीरिया डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड बनाते हैं। और इसी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब भी हम बैक्टीरिया हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स लेते हैं। और एमाइनो एसिड बैक्टीरिया में जो है, हमारे बॉडी में भी वही है। बट जो मेडिसिन होता है, वो बैक्टीरिया का सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं बाय डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड। अगर बैक्टीरिया का एल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होता, तो वो मेडिसिन ह्यूमन और बैक्टीरिया के अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और शायद हमारे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोमर ऑफ अमाइनो एसिड इन बैक्टीरिया, दे कैन रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया एंड दे कैन किल द बैक्टीरिया। ये है प्रॉपर्टी ऑफ मेडिसिन, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम 4 फॉर्म में देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये हो गया आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो कि हम और डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये 2 अमाइनो एसिड के बीच में होता है। और 2 अमाइनो एसिड मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के बीच में रिएक्शन होता है, जहाँ पर आप देख सकते हो 1 हाइड्रोजन फ्रॉम द एमिनो ग्रुप एंड OH ग्रुप फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप react, and they will release 1 molecule of water, and a bond will form between carboxylic group and amino group, और ये बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, यहाँ पर आपका लॉस ऑफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड, यू विल सी वन अमीनो एसिड कैन कनेक्ट विद अनदर अमीनो एसिड। इस प्रकार से अमीनो एसिड कनेक्ट होते होते लॉन्ग चेन बनाएगा, और इस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसी के लिए इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन में है different sequence of amino acid,
ठीक है? एमाइनो एसिड बहुत प्रकार के एमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन हो सकता है, ग्लूटामिन हो सकता है, ट्रिप्टोफैन हो सकता है, फिनाइलएलानिल हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि डीएनए में क्या सीक्वेंस था और वो डिकोड होने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर आप देखोगे एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन में लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 एंड होता है। एक एंड को कहते हैं हम एन टर्मिनल, दूसरे को कहते हैं हम सी टर्मिनल। इसका कारण क्या था? मैंने बताया था कि एन टर्मिनल मतलब कि जो लास्ट में जो एमाइनो एसिड रहता है, उसका एमी एमिनो ग्रुप फ्री रहता है और राइट साइड में जो सबसे राइट साइड में रहेगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका फ्री रहता है। उसी के लिए इसे हम सी एंड और इसे एन एंड कहते हैं। ठीक है? ये याद रखिए दोस्तों। नाउ लीनियर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड आर पोलर। ठीक है? ये पोलर होते हैं मतलब कि इनमें चार्ज होता है। आपका पर्टिकुलर एक चार्ज रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप। ठीक है? और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जब बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में हर एक अमाइनो एसिड को हम रेसिड्यू कहकर बुलाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज रेसिड्यू और ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज नोन एज बैकबोन ऑफ एन प्रोटीन। तो प्रोटीन एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ प्रोटीन। ओके। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत प्रकार के साइड चेन जैसे कि आर ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, इसको आप देख सकते हो। आर ग्रुप यहाँ में पाया जाएगा बहुत प्रकार के। नाउ ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करते हैं? दे हैव ए कैपेबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनाएगा? मैंने बताया था कि अगर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई भी आपके मॉलिक्यूल में पाए जाए, तो वो बन ही सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। Okay. Now this hydrogen bond can be formed by NH group and COO group. ठीक है? ये दोनों के बीच में बनेगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड आर रेजोनेंस स्टेबलाइज हैविंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है? तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड जो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबिलिटी, जिसके वजह से इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके। नाउ आपको याद रखना है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि हमने डिस्कस किया, ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। Now this is a peptide bond. This peptide bond have some character. Now this peptide bond have a planar character. Okay, planar character मतलब कि ये आपका रोटेशन को इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है? प्लेनर स्ट्रक्चर था, प्रिवेंट रोटेशन ऑन ए पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है? ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपका, ये देख सकते हो, ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये कांस्टेंट रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता। बट अगर आप देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड प्लेनर प्लेनर बॉन्ड नहीं है। ठीक है? प्लेनर एंगल नहीं है, प्लेनर बॉन्ड नहीं है। इसी के वजह से आप अगर देखोगे, ये चिरल कंपाउंड है, चिरल कार्बन है। चिरल कार्बन के साथ नाइट्रोजन और चिरल कार्बन के साथ यहाँ पर और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है। ये दोनों को बीच में मूवमेंट देख सकते हो, बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें कभी भी मूवमेंट आप नहीं देख पाओगे। इसका मैं और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर आप सब पेप्टाइड बॉन्ड में देखो, तो सब पेप्टाइड बॉन्ड में आपका ट्रांस कन्फर्मेशन फॉलो करता है। ठीक है? ट्रांस कन्फर्मेशन मतलब कि पकड़ लो, ये है एक कंपाउंड, सॉरी, ये है आपका एक मॉलिक्यूल है, उसका अरेंजमेंट है ये, ठीक है? इसका शेप है ये। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सेम मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकेगा। बट जब भी बनाता है, तो उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा। उसका अरेंजमेंट इस प्रकार से होगा और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिस अरेंजमेंट। तो सिस अरेंजमेंट कभी नहीं होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। आप अगर देखो, ये है सिस अरेंजमेंट, ये है एक प्रकार का एमाइनो एसिड और ये है एक प्रकार का एमाइनो एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर ग्रुप बहुत पास में आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ द विसिनिटी ऑफ दिस आर ग्रुप, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस, अट्रैक्शन, रिपल्सन, बहुत प्रकार का फोर्सेस
आपको दिखने को मिलेगा एंड बिकॉज़ ऑफ द फोर्सेस एमाइनो एसिड कभी भी आपका सिस फॉर्म में दिखने को नहीं मिलता है। कभी-कभी रेयर केस में हो जाता है जैसे कि प्रोलिन एमाइनो एसिड क्या होता है सिस फॉर्म में हमको दिखने को मिलता है बट मेजॉरिटी ऑफ द एमाइनो एसिड दे आर नॉट फाउंड इन अ सिस फॉर्म, दे आर फाउंड इन अ ट्रांसफॉर्म इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? और ये जो पॉसिबल होता है बिकॉज़ ऑफ द टू टू एंगल्स व्हिच कैन बी फाउंड इन अ अल्फा कार्बन। किस प्रकार से ये बेंडिंग पॉसिबल होता है, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, एक सेकंड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड। The amino acid sequence within the polypeptide chain is crucial for protein proper functioning. This sequence is encrypted in the DNA genetics. If mutation is present in DNA, the amino acid sequence is changed, the protein function may be affected. इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। पकड़ लीजिए मैंने बताया है कि आपका जो प्रोटीन बनता है डीएनए से, है कि नहीं? डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा और ये सीक्वेंस डिकोड होकर आपके एमआरएनए में चेंज होता है और ये एमआरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ राइबोसोम। सो बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए में। अगर किसी प्रकार से ये सीक्वेंस चेंज हुआ बिकॉज़ ये चेंज हो सकता है आपका एक्सीडेंटल रीज़न हो सकता है या म्यूटेशन हो सकता है। तो अगर ये सीक्वेंस चेंज हुआ, तो सीक्वेंस चेंज होने की वजह से आपके एमआरएनए में भी इन्फॉर्मेशन गलत फ़ॉर्म में आता है। और ये एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन गलत फ़ॉर्म में आएगा और ये इन्फॉर्मेशन फिर से गलत फॉर्म में रीड होगा राइबोसोम के द्वारा और राइबोसोम गलत फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को रीड करके गलत अमाइनो एसिड यहाँ में इनकॉर्पोरेट कर देगा। उसके वजह से जो प्रोटीन पहले फंक्शनल था वो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है या फंक्शनल भी हो सकता है बट प्रॉपर फंक्शन ना करे ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो। तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है जैसे कि आपका कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कि चेंज इन ए जेनेटिक्स मतलब कि डीएनए के सीक्वेंस में जैसे कि सिस्टिक फिब्राइसिस, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म ये बहुत प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जहां पर हम देखते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस म्यूटेशन के वजह से चेंज होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड चेन चेंज होता है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब चेंज होता है तो प्रोटीन का जो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाaternary स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और फंक्शन उसका बिगड़ जाता है, ठीक है? और फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था कि ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इंसुलिन हार्मोन में, इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन आपको पता है इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये इंसुलिन हार्मोन में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन आपका एकदम स्पेसिफिक होता है यहाँ पर। यहाँ पर एक-एक एमाइनो एसिड बहुत स्पेसिफिक होता है, अगर थोड़ा भी चेंज आया, तो इंसुलिन हार्मोन आपका नॉन फंक्शनल हो जाता है और ये काम नहीं करेगा, आप डायबिटिक हो जाओगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, वो होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हम 1 डिग्री से भी डिनोट करते हैं। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर से और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जब ट्विस्ट होता है मतलब कि बेंड होता है, बेंड होने के वजह से आपके ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के बीच में ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया है कि कोई भी आपका एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही सकता है। इसका कुछ उदाहरण है जैसे कि केराटिन ऑफ हेयर, कोलेजन एंड इलास्टिन ये सब कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल है। आपके केराटिन ऑफ हेयर मतलब आपके बाल में जो प्रोटीन है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा प्लेटेड शीट और बीटा बैंड भी हमको दिखने को मिलेंगे। ठीक है? Now, scientists tell Linus Pauling and Robert Corey
They propose a two periodic structure called alpha helix and beta plated sheet. तो उन्होंने पॉलीपेप्टाइड चेन के दो तरह के पीरियोडिक स्ट्रक्चर, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन दो प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकता है और वो ज्यादातर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखने को ही मिलेगा। एक तो हो गया अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। तो ये दोनों ही मेन रीजन होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए, जिसे मैं दिखाऊंगा अभी। देखिए, नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन में बेंडिंग किस प्रकार से पॉसिबल होता है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। अभी अगर आप अमाइनो एसिड को देखें, अमाइनो एसिड में यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ। ये हो गया चिरल कार्बन, ये हो गया आपका COOH ग्रुप, ये हो गया NH2 ग्रुप, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया R ग्रुप। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है, इसे हम क्या होता है, साई बॉन्ड कहते हैं, साई एंगल कहते हैं। और ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं फाई एंगल। ठीक है? तो बेसिकली ये जो एंगल होता है ये प्लेनर एंगल नहीं होता, इसमें रोटेशन देखने को मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड द बेंडिंग ऑफ दिस बॉन्ड, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन का मूवमेंट इस प्रकार ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में जाके धीरे धीरे बेंड होके इस प्रकार से भी आपको दिखने को मिलेगा। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप, या आपका बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये दोस्तों याद रखिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए आपका फाई एंड साई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फाई और साई बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से ही आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में बेंडिंग दिखने को मिलता है। सो अल्फा हेलिक्स बेसिकली क्या होता है? इट्स ए राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर। सो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन जो सीधा होता है, ये अगर राइट हैंडेड स्ट्रक्चर में मूवमेंट हो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मूवमेंट होकर ये स्पाइरल एक स्ट्रक्चर बनाए, इसके तरह। तो राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर को, और ये इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइनो एसिड के COO ग्रुप और NH ग्रुप के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज। ओके, अगर ये अल्फा हेलिक्स को अच्छे से देखो, तो यहाँ पर एक इनर कोर पाया जाता है, इसके अंदर में एक इनर कोर पाया जाता है। और आप सभी को पता है कि साइड चेन भी, मतलब साइड चेन मतलब कि आर ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आर ग्रुप भी दिखने को मिलता है, जो कि जनरली अल्फा हेलिक्स के बाहर की तरफ क्या होता है, निकल के रहता है। और इट विल बी फाउंड आउटसाइड ऑफ द अल्फा हेलिक्स। ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, जो कि बनता है NH और CO ग्रुप का एमाइनो एसिड से। और यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट आपका पैरेलल होता है, इसके पैरेलल ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके पैरेलल ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल होता है और अल्फा हेलिक्स इस प्रकार से बनते हैं। नाउ अल्फा हेलिक्स का कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अल्फा हेलिक्स में आपका, अगर अल्फा हेलिक्स का एक टर्न देखो 360 डिग्री, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 180 होता है, दोनों को मिला तो 360 डिग्री होता है। तो एक टर्न में आपके 3.6 अमाइनो एसिड रहते हैं, एक, दो, तीन, और थोड़ा सा और एक अमाइनो एसिड का पार्ट, तो 3.6 रहते हैं। और एक टर्न का लेंथ होता है 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, एक टर्न का लेंथ होता है 5.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, और दो एमाइनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये अल्फा हेलिक्स जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन में दिखने को मिलता है। जो भी प्रोटीन ग्लोब के तरह होते हैं, मतलब सर्कुलर स्पेरिकल शेप में होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन में दिखने को मिलता है, जिसका उदाहरण है मायोग्लोबिन या ट्रोपोनिन सी। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ अल्फा हेलिक्स आप सभी को पता चल गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बीटा प्लेटेड सी।
Now, what is beta plated sheet? Two or more polypeptide lines side by side. Individual polypeptide beta strand, each beta strand is fully extended. The distance between adjacent amino acid along beta strand is approximately 3.4 3.5 Armstrong. तो बेसिकली जब भी कोई पोलीपेप्टाइड चेन पोलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अपोजिट में पाए जाए, तो वो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम बीटा प्लेटेड शीट। ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है? और ये 2 एमिनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है? 2 एमिनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो ये बीटा प्लेटेड शीट 2 प्रकार में रह सकते हैं। एक हो गया एंटी पैरेलल और एक हो गया पैरेलल डायरेक्शन। तो पहले तो देख लेते हैं हम पैरेलल डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो एमिनो एसिड है, ये कंसीडर कीजिए ये एक एमिनो एसिड है, ठीक है? ये लेकर यहाँ तक, ये एक एमिनो एसिड है। तो अगर आप अच्छे से देखो, और ये एमिनो एसिड ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है? इसका डायरेक्शन सेम ही है। अगर अगर अच्छे से देखिए, ये दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, और एंटी पैरेलल में अगर आप अच्छे से देखो, ये एक अमीनो एसिड और ये एक अमीनो एसिड का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है? यहाँ पर ये डायरेक्शन में जा रहा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है? ओके, सो बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर दो पॉलीपेप्टाइड चेन सेम डायरेक्शन में मतलब मैं बता दूं, अगर पॉलीपेप्टाइड चेन का एन एन सी एन और उसके ऑपोजिट में और एक पॉलीपेप्टाइड चेन एन एन सी एन ऐसा हो, तो इसे हम कहेंगे पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। अगर एक पॉलीपेप्टाइड एन और सी ये डायरेक्शन में हो और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है सी और एन यहाँ पर हो, इस प्रकार के अमीनो एसिड को हम कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है? Now, in case of beta plated sheet, in case of secondary structure possible होता है because of the beta turn। ठीक है, बीटा टर्न क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में जो बेंडिंग होता है, ये जो बेंडिंग दिखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं बीटा टर्न। और ये बीटा टर्न में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये याद रखिए। ये बीटा टर्न जनरली प्रोलीन और ग्लाइसिन जिस जगह में पाया जाए, वहां पर बीटा टर्न होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। और ये बीटा टर्न पॉसिबल होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड इसे स्टेबलाइज़ करके रहता है, और ये प्रोलीन और ग्लाइसिन जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, ये आपको दिखने को मिलेगा। और ये बीटा टर्न के वजह से ही आपका पॉलीपेप्टाइड चेन आपका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना सकता है। क्या बना सकता है? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना सकता है, और ये स्टेबलाइज़ करता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन जैसे मायोग्लोबिन, ये इस प्रकार के अमीनो एसिड को स्टेबलाइज़ करता है, ओके? नेक्स्ट हो गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज ए 3D कंफर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है? ये 3D स्ट्रक्चर होता है, और 3D स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एक फैक्टर आपको दिखने को मिलेगा। The structure is based on the various type of interaction between the side chain of the polypeptide chain। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन होता है वो हो गया आपका साइड चेन, जो कि हो गया आपका आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं। अब इंटरेक्शन क्या-क्या इंटरेक्शन, जैसे कि वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, तब आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, तब उसके बाद आपके कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है। तो बहुत सारे इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ 3D स्ट्रक्चर आपको पता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कि स्टेबलाइज़ करना इतना आसान नहीं होता। तो बेसिकली उसे आसान करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन द आर ग्रुप ही पॉसिबल होता है, जो कि 3D स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज़ कर सके। तो बेसिकली ये 2 क्लास ऑफ प्रोटीन होता है, एक हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा हो गया फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली स्फेरिकल या ग्लोबुलर होते हैं, और ये पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं,
पोलर इन नेचर होता है, दैट मीन्स दे आर पोलर। वाटर में अगर सोल्यूबल हो, दैट मीन्स वो पोलर होते हैं। तो वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। इसके वजह से लाइक लाइक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज सोल्यूबल, ये चीज को याद रखिए दोस्तों। पोलर होते हैं, द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं। कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इतने मतलब कि कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से नहीं बनता। मोस्ट प्रोटीन विद इन द सेल आर ग्लोबुलर, जितने एंजाइम होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स जैसे मायोग्लोबिन्स भी आपके ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। बट जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं और बहुत लंबा या बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, वो होता है फाइब्रस प्रोटीन। वो इलोंगेटेड होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, मतलब कि नॉन पोलर होते हैं। द स्ट्रक्चर इज स्टेबल होते हैं, जैसे कि आपका मसल प्रोटीन हो गया, या कोई भी एनिमल या प्लांट में जो प्रोटीन पाया जाता है, वो आपका स्ट्रक्चरल या फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है? जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन, ये सब क्या होता है, फाइबर फॉर्म में आपको दिखने को मिलेंगे। आप जब भी चिकन खाते हो, तो चिकन में जो मीट होता है, वो मीट फाइब्रस फॉर्म में होता है, अगर आपको याद है तो, ठीक है? आज का दिन ओके। नेक्स्ट आ गया आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है? मोस्ट स्टेबल फाउंड इन मोस्ट बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन। तो अगर हम देखें बायोलॉजिकल सिस्टम में, जो एंजाइम या हार्मोन या कोई भी स्ट्रक्चर दिखने को मिले, वो जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखिए दोस्तों, इज नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर। जो मेन स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, वो हो गया आपका टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ओके, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, जैसे कि ये एंजाइम्स टर्शियरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दिखते हैं। एंटीजेनिसिटी भी टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मायोग्लोबिन एक फर्स्ट ग्लोबुलर प्रोटीन था, जिसका बारे में रिसर्च किया गया था, जिसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया था। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमाइन किया गया था। मायोग्लोबिन वाज़ द फर्स्ट प्रोटीन टू बी सीन इन एटॉमिक डिटेल, जहाँ पर देखा गया था कि मायोग्लोबिन 153 अमीनो एसिड से बना होता है, सॉरी 153 अमीनो एसिड से बना होता है, और इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल। ओके, अबाउट 70% ऑफ द मेन चेन, मतलब कि मायोग्लोबिन में जो 70% आपका जो मेन चेन होता है, इट्स ए अल्फा हेलिक्स, एंड द रेस्ट ऑफ द फॉर्म टर्न लूप्स बिटवीन ए हेलिक्स। तो 70% आपका अल्फा हेलिक्स था, और बाकी का जो पॉलीपेप्टाइड है, उसका बेंडिंग होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है कि ये अल्फा हेलिक्स के साथ 3D स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है? द इंटीरियर जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका जो इंटीरियर पोर्शन है, दे दे आर जनरली नॉन पोलर रेसिड्यू, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, जैसे कि आपके ल्यूसीन, वेलिन, मिथ्योनिन एंड फिनाइलएलानिन, दे आर नॉन पोलर। सो नॉन पोलर हो गया, दैट मीन्स दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। एंड ओनली द पोलर रेसिड्यू क्या होता है, आपके बाहर की तरफ रहता है, ठीक है? ग्लोबुलर प्रोटीन के बाहर की तरफ आपके पोलर मॉलिक्यूल रहते हैं, जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल हो सकते हैं, और अंदर की तरफ नॉन पोलर। ओके, द आउटसाइड ऑफ द मायोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ बोथ पोलर एंड नॉन पोलर रेसिड्यू। ओके, तो बेसिकली आपकी बाहर में पोलर एंड नॉन पोलर रेसिड्यू दिखने को मिले। ओके, द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग प्रोटीन इनटू ए टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्पॉन्टेनियस एंड इन्वॉल्व अ बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टू मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल। तो मायोग्लोबिन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, वो खुद ब खुद बनने वाला एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख लो, हाइड्रोफिलिक साइड, इट इज फाउंड इन द आउटसाइड, एंड द हाइड्रोफोबिक साइड, इट इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द मायोग्लोबिन, ठीक है? ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मोस्ट प्रोटीन आर फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आउटसाइड में आपका वेलिन, ल्यूसीन, मतलब कि द अमीनो एसिड विथ हाइड्रोफोबिक साइड, वो अंदर में रहता है, एंड हाइड्रोफिलिक साइड आपके बाहर में, लाइसिन एस्पार्टेट बाहर की तरफ रहता है। नाउ दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टर्शियरी स्ट्रक्चर किस चीज से स्टेबलाइज होता है? पहला तो हो गया आपका वेंडर वाल इंटरेक्शन, ठीक है? ये है वेंडर वाल इंटरेक्शन।
Now, it can be found between tightly packed hydrocarbon chain also contribute to the stability of the protein. तो हाइड्रोकार्बन चेन जो कि आर ग्रुप के दिखने को मिलता है, जैसे वेलिन, आइसोल्यूसिन, ये सब एमाइनो एसिड में आपको आर ग्रुप, आपको हाइड्रोकार्बन चेन दिखने को मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में सिमिलर ग्रुप में क्या होता है, अट्रैक्शन आपको दिखने को मिलेगा। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के वजह से भी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है। या डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो कुछ आर ग्रुप में आपको सिस्टीन, माने सिस्टीन एमाइनो एसिड में आपको सल्फर दिखने को मिलेगा। तो द सल्फर कैन मेक ए बॉन्ड, और ये बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये एंजाइम, एक एंजाइम होता है डाइसल्फाइड आइसोमेरेज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, और ये यूनिट को हम कहते हैं सिस्टीन्स। क्या कहते हैं हम इसे? सिस्टीन। नेक्स्ट हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड कैन आल्सो बी फाउंड, जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हमको दिखने को मिलेगा, बा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हमको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखने को मिलता है। ओके, नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोटीन। लास्ट हो गया आपका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ना क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो बेसिकली दो टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ, मतलब कि ये दो टर्शियरी स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर हुआ, सिमिलर दो सिमिलर टर्शियरी स्ट्रक्चर एक साथ रह सकते हैं, उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम। या दो डिफरेंट स्ट्रक्चर एक साथ रह सकते हैं, वो भी आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जांपल है ह्यूमन हेमोग्लोबिन। तो ह्यूमन हेमोग्लोबिन में क्या होता है, दो सब यूनिट रहते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया बीटा। तो अल्फा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बीटा एक डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि आपके डिफरेंट फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखने को मिलता है। नाउ दिस फॉर्म्स टू सब यूनिट टू सब यूनिट माने अल्फा हेलिक्स का दो सब यूनिट होता है, बीटा का दो सब यूनिट होता है, दोनों एक साथ रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, और या दो सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है, दो सिमिलर भी हो सकते हैं। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से आप डिटरमाइन कर सकते हो। द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्रोटीन चेन और सब यूनिट इनटू क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। बहुत सारे प्रोटीन चेन के इन्वॉल्वमेंट से बनता है। ईच ऑफ द सब यूनिट हैज इट्स ओन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर भी दिखने को मिलेगा, सेकेंडरी दिखने को मिलेगा, टर्शियरी भी दिखने को मिलेगा। The subunit are held together by hydrogen bond, van der Waals force and non-polar between a non-polar side, या डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिखने को मिलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म आपका डाइमर होता है, जहां पर दो सिमिलर फॉर्म एक साथ यूनाइटेड होता है। या कॉम्प्लेक्स हुआ तो दो डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि ह्यूमन हेमोग्लोबिन, जहां पर दो अलग फॉर्म्स एक साथ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और नया वीडियो बनाऊं और आपके साथ डिस्कस करूं हर एक टॉपिक को। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।